हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं भी श्री में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हमने कल बात कर ली थी वेलोसिटी पर। हम बात कर रहे थे, है ना। वेलोसिटी क्या होती है हम जानते हैं। अगर हम वेलोसिटी ऑर्बिटल की निकालें या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, बोर के कथन अनुसार बोर के कथन अनुसार अगर हम बात करें तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के समान है ना। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग NH/2π के बराबर। और हम भी ये भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं जो बोर रेडियस होता है, अकॉर्डिंग टू बोर रेडियस, बोर के रेडियस के अनुसार यानी कि बोर की त्रिज्या अनुसार, तो बोर की त्रिज्या अनुसार अगर हम बात करें तो रेडियस होता है n²h²ε0 अपॉन m पाई z² इस आर को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बन जाएगा mv और r की जगह आ जाएगा n²h²ε0 अपॉन m पाई z² इज इक्वल्स टू n²h² या NH/2π। देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। एक n से एक n कैंसिल हो रहा है, एक h से एक h कैंसिल हो रहा है, पाई से एक पाई कैंसिल हो रहा है, और m से m की कैंसिल। तो v एज इट इज, n बच जाएगा ब्रैकेट में NH/0 अपॉन में आएगा ZE² बराबर 1/2। और अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो आएगा ZE² अपॉन 2H/0 NH, h आ जाएगा, देखो 2 आ गया, h आ गया, एप्सिलॉन और n, ये वेलोसिटी बन जाएगी। फिर आप यहाँ से देखोगे v इज इक्वल्स टू आया हमारा ZE², या मैं इसको कह सकता हूँ ZE² अपॉन 2H/0 एक साथ ले लो, और यहाँ पर आ जाएगा n। हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू Z/n, या मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या अभी हम इसको यहाँ पर बोले फॉर हाइड्रोजन एटम। भाई अगर हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का परमाणु है, यदि हाइड्रोजन का परमाणु है, सभी जानते हैं परमाणु संख्या कितनी होगी, 1 होगी, Z=1 होगा, और यहाँ पर बन जाएगा v इज इक्वल्स टू E² अपॉन 2H/0 into 1/n, and from here we get conclusion that velocity is inversely proportional to number of shells। यानी कि जैसे 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 नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन का वेग कम होता जाएगा, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, आप ये कह लो। यानी कि अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज घूम रहा होगा, और न्यूट्रॉन से अगर न्यूक्लियस से दूर घूम रहा है तो वो बहुत स्लो घूम रहा होगा, यानी कि उसकी चाल हल्की होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ाने पर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट, the velocity of electron decreases।
तो जैसे जैसे आप नंबर बढ़ा दोगे और किसका, ऑर्बिट का, कक्षा की संख्या बढ़ा दोगे, तो जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज होती जाएगी, घटती जाएगी। यानी कि कक्षा की संख्या बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाता है। पर ये नहीं है कि इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, जो जो जिस जिस कक्षा पे होगी वहां पर वेलोसिटी कम होती जाएगी। यानी कि हायर ऑर्बिट में वेलोसिटी कम होगी लोवेस्ट ऑर्बिट से। ये आप यहाँ पर डिकोड कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं द वेलोसिटी एट हायर ऑर्बिट will be the velocity of electron, na? The velocity of electron at higher orbit is less than the velocity of electron at lower orbit। क्या बोला, उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निम्न कक्षा के इलेक्ट्रॉन के वेग से कम होगा। चलिए नोट कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, फिर बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक। तो बेसिकली यहाँ पर एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई हमने यहाँ पर लगाया बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट, और यहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी। देन आर की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो वी आ जाएगा वो आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच एन 2h एप्सिलॉन नॉट। फिर देन हम यहाँ पर बात करें तो वी इजिकल टू ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन, क्योंकि जेड का मान 1 होगा हाइड्रोजन एटम के लिए। हम ये पता कर सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि जैसे 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 ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे वैसे 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 स्पीड इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम एनर्जी। एनर्जी या एनर्जी में भी बात करूं तो सबसे पहले 1 बाय 1 चीज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्थैतिक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की स्थैतिक ऊर्जा क्या हो। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से कुछ दूर r दूरी पर, इस न्यूक्लियस से कुछ r दूरी पर एक m द्रव्यमान का v वेग से इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से चक्कर मार रहा है, और यहाँ पर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज कितना है e। तो यहाँ पर वर्क डन कितना होना चाहिए या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो वी नो दैट, हम कहें अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखें, वैद्युत स्थैतिकी स्थैतिक ऊर्जा, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वैद्युत स्थैतिकी स्थैतिक ऊर्जा, अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो हमारे पास U बराबर होता है माइनस का Z, क्योंकि हम चार्ज भी लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन न्यूक्लियस प्लस, क्या पाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी,
माइनस ZE² अपॉन 4πε0r। यह हमारे पास क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, स्थैतिक ऊर्जा बन जाएगी। याद रखिएगा स्थैतिक ऊर्जा हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस में ही होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस में होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ mv²। यानी कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अगर हम यहाँ पर निकालें, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अगर हम यहाँ पर निकालें तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, k बराबर हाफ mv²। यानी कि हमें हाफ mv² का मान चाहिए। चलिए बात करते हैं। आपको पता है जब न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन, ये m मास का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है v वेग से, तो इस पर यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं। पहला लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, हालांकि पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है जो सेंट्रीपिटल दे रहा है। पहला इस m द्रव्यमान या e आवेश के इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वैद्युत स्थितिकी बल लग रहा है, कूलम फोर्स भी बोल सकते हो, वैद्युत स्थैतिक बल लग रहा है। तो बल क्या लग रहा है, F बराबर Q1 Q2 4πε0 r, यानी कि वो फोर्स हो जाएगा ZE² अपॉन में 4πε0 r का स्क्वायर। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं कह सकता हूं दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, this electrostatic force is providing centripetal force। यानी कि यही वैद्युत स्थैतिक बल हमें क्या दे रहा है, अभिकेंद्र बल दे रहा है। तो यही वैद्युत स्थैतिक बल अभिकेंद्र बल दे रहा है, अभिकेंद्र बल दे रहा है। अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है, F = mv² अपॉन में। अब ये दोनों के दोनों है तो बल ही, क्योंकि ये वाला बल दे कौन रहा है, ये वाला बल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। इसका नाम बदल देता है ना। इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, क्योंकि 1 तो हमने पोटेंशियल एनर्जी वाली मानी थी ना। तो अगर हम इन्हें कंबाइन करें तो mv² अपॉन r बराबर आ जाएगा Q1 Q2 ZE² अपॉन 4πε0 r का स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, mv² की वैल्यू कितनी आ गई, ZE² अपॉन 4πε0 r। और हमें पता है अगर यहाँ पर हाफ आ जाता तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हाफ mv²। तो गणित कहती है अगर इधर हाफ मल्टीप्लाई किया तो इधर से भी हाफ से मल्टीप्लाई करें, 4πε0 r। तो आप देखेंगे ये बन गई गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और ये बन जाएगा ZE² अपॉन 4 2 8 8πε0 r। ये आपकी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास आ गई, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात, चलिए फटाफट से पहले नोट डाउन कर लें, कैसे पोटेंशियल निकालनी है, कैसे काइनेटिक निकालनी। mv² अपॉन r बराबर, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो mv² अपॉन r बराबर ZE² अपॉन 4πε0 r का स्क्वायर, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो mv² इक्वल टू ZE का स्क्वायर 4πε0 r।
यहाँ से अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा ना, क्योंकि mv², हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो हमने इसे आधा से गुणा कर दिया, सिर्फ आधा से गुणा करने का कारण भी यही है। चाहो तो आप इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन वो सेकंड इक्वेशन में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर यही किया कि हमने इसे हाफ से मल्टीप्लाई किया, कारण यह है आधा से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो ये गतिज ऊर्जा होता है हाफ 4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल एनर्जी की, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली। हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, यानी कि हमने यहाँ पर स्टैटिक ऊर्जा निकाली है। कितनी निकाली, तो U बराबर हमने निकाली माइनस का ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हमने यहाँ पर निकाली। हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा निकाली हमने। K बराबर सेम ZE², नीचे आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। यही हमने क्या निकाली, ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन R हमने गतिज ऊर्जा निकाली। अगर हमसे कोई पूछे इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालें, टोटल एनर्जी यानी कि अगर हमसे कोई पूछ ले कुल ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा को हम ऊर्जा E मान लेते हैं। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि जो कुल ऊर्जा होती है वो हमारी गतिज ऊर्जा और स्टैटिक ऊर्जा का योग होता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का क्या निकलेगा, सम निकल जाएगा हमारा, है ना। यानी कि कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थैतिक ऊर्जा हो जाएगी। तो एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये हमारे पास यहाँ पर टोटल एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा, तो स्टैटिक होगी माइनस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस फिर आ जाएगा हमारे पास ZE² अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ZE² कॉमन ले ले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा -1 प्लस 1/2। आप देखेंगे एक में से आधा जाएगा और वो भी माइनस का, तो माइनस का आधा बचेगा, तो आएगा माइनस का ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो E इक्वल टू माइनस ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी टोटल एनर्जी हुई। तो पोटेंशियल आ गई, काइनेटिक आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी कैसे नंबर ऑफ शेल से कनेक्टेड है, यानी कि ऊर्जा किस प्रकार से कक्षा कई संख्याओं से आपस में संबंधित है। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।